हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है टीचर नगरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएसएसबी पीआरटी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर, क्योंकि आप सभी को पता है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। भारत से पीएस विनोद राज निर्देशित फिल्म। सबसे पहले फिल्म का नाम आपको याद रखना है, कूंजनगल। उसके निर्देशक भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। पीएस विनोद राज ने ढाका में 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुए 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अब देखिए, एक ही पॉइंट में आपके कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, भारतीय फिल्म कोंगझल जो हाल ही में रिलीज हुई है उसके निर्देशक कौन हैं? तो कौन है? पीएस विनोद राज। दूसरा पूछा जाएगा कि हाल ही में ढाका में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 23 जनवरी 2022 को। फिर पूछा जाएगा इसमें किस भारतीय फिल्म ने कौन सा पुरस्कार जीता? तो एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो फिल्म का नाम याद रखो सबसे पहले, कूंजनगल। ढाका में हुई प्रतियोगिता कौन से नंबर की थी? 20वें नंबर की। निर्देशक ये थे और 23 जनवरी। तो एक ही पॉइंट में आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश रविवार को अपने गठन के 71 साल पूरे कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कब स्थापना की गई? 24 जनवरी को। कितने साल पूरे हो गए? तो 71 साल। पूछा जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 71वां। यदि आप हिंदी में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आप ये PDF कहाँ मिल सकती है। अगला प्रश्न है, TCS ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन और वर्चुअल रेस का नया शीर्षक प्रायोजक और आधिकारिक प्रौद्योगिकी परामर्श भागीदार बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कनाडा रनिंग सीरीज के साथ साझेदारी की है? तो किसने? TCS ने नवंबर 2026 के टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन वर्चुअल रेस का नया शीर्षक प्रायोजक और आधिकारिक प्रौद्योगिकी परामर्श के लिए भागीदार बना है। कौन? TCS। अगला प्रश्न है आपका, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी विक्रम देव दत्त को 21 जनवरी 2022 को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्योंकि अभी को हाल ही में पता होगा एयर इंडिया को वापस टाटा ग्रुप को दे दिया गया है। फिर टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से उसके जो नए अध्यक्ष चुने हैं वो कौन हैं? विक्रम देव दत्त। ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कि एयर इंडिया ने हाल ही में नए अध्यक्ष या CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसको?
विक्रम देवदत्त। अगला पॉइंट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ने 20 जनवरी 2022 को घोषणा की कि वह 68.7 बिलियन डॉलर में गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड का अधिग्रहण कर रहा है। तो पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कौन सी गेमिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो नाम क्या है, एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड सॉरी। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट राजस्व के हिसाब से टेनेंस और सोनी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी। आप सभी को पता है कि जो टेंसेंट है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है गेमिंग के मामले में, उसके बाद सोनी आता है और इसके बाद तीसरा नंबर किसका हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का। किसका अधिग्रहण किया, कौन सी कंपनी का, एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड। अगला पॉइंट है आपका, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उसने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए 11 विजेता शहरों की घोषणा की और पड़ोस के पोषण की चुनौती के पायलट चरण के लिए 10 विजेता शहरों की घोषणा की। इसमें आपको याद रखने वाला जो बात है मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पूछा जाएगा आपका, हाल ही में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज नामक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो क्या आएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा पड़ोस के पोषण की चुनौती और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का आयोजन किया गया और उसमें कितने विजेता शहरों की घोषणा की गई। तो कितने की गई, 11। मेन जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि इस कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका, इंडोनेशिया ने बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित पूर्वी कालीमंतन के साथ अपनी राजधानी जकार्ता की एक जगह विधेयक पारित किया है जिसमें देश की नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। जकार्ता काफ़ी विवादित रहा था, इसलिए उसने क्या है कि एक नई अपनी राजधानी चुन ली है जिसका नाम क्या होगा, नुसंतारा। ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप जट दसीना क्या इंडोनेशिया करके आओगे, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथॉरिटी की स्थापना करेगी। ये आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, 2021 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह 77% बढ़कर अनुमानित 1.65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2020 में 929 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 1901 में देश में राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2021 भारत में 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा।
तो ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लग नहीं रहा। अगला प्रश्न है, भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा, नहीं स्मारक लोगो पूछा जाएगा ना, कुछ ये पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो कौन से देश के साथ? इजराइल के साथ। सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको यहाँ ये भी बता रहा हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से बनेगा और आपको आंसर क्या देना है। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो क्या आएगा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नहीं तो ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं जो तुक्का लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका देख लेंगे वो और उनका फिर सीधा दिमाग कहाँ जाएगा? महिला मंत्रालय पर। तो ये आपको याद रखना, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उत्सव का भी नाम आप याद रख सकते हो, उमंग। अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य मंत्री। सबसे पहले तो आपको इनका नाम याद रखना है। मनसुख मंडाविया ने 24 जनवरी 2022 को संशोधित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। वेबसाइट ये है और मोबाइल ऐप को माई CGHS कहा जाता है। ये आपको याद रखना। अब बात आती है फुल फॉर्म की, तो आपसे कभी भी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी करंट की, क्योंकि यदि पूछा जाएगा CGHS की फुल फॉर्म क्या है तो ये बहुत सारी हो सकती है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई, तो उसमें जो CGS है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस तौर पर आप याद रख सकते हैं। तो CGHS यदि आपसे पूछा जाता है तो याद रखने में कोई भी बुराई नहीं। आप C का मतलब क्या होगा? सेंट्रल। G से क्या बनेगा? गवर्नमेंट। H से हेल्थ और S से स्कीम। बस ये आपको याद रखनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से ये आप बिल्कुल आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस कंफ्यूज क्या होते हैं हम ऑप्शन में? S से सिस्टम बनेगा, सर्विस बनेगा, सोसाइटी बनेगा, ऐसे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये आपको याद रखना है। डेट इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस दिन किया, ये कोई याद रखना है किस मंत्रालय के द्वारा, उस मंत्री का नाम, वेबसाइट का नाम, कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई और इसकी फुल फॉर्म। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 25 जनवरी को चुनाव आयोग और नागरिकों से चुनावी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अगले आम चुनावों में 75% मतदान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। तो ये पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति ने कितने प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा है? तो 75%। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था।
अगला पॉइंट है आपका, भारत ने सुनामी के मद्देनज़र टोंगा द्वीप को $2 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। 15 जनवरी को टोंगा साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। तो कौन से द्वीप को? टोंगा द्वीप को। कितनी मदद? $2 लाख। मदद नहीं पूछी जाएगी, क्या पूछा जाएगा कि कौन से द्वीप को? तो टोंगा द्वीप को पूछा जाएगा। भारत ने हाल ही में सुनामी से बचने के लिए एक द्वीप को सहायता प्रदान की है, वो कौन सा द्वीप है? तो टोंगा द्वीप। टोंगा एक्चुअली में एक छोटा सा देश है और वो उधर पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो कोई नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये रखना है टोंगा द्वीप। अगला प्रश्न है, KSSP प्रेसिडेंट प्रोफेसर M.K. प्रसाद हैज पास्ड अवे ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19। तो हाल ही में कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको याद रखना है। किन की मृत्यु हुई है? प्रोफेसर M.K. प्रसाद। और ये कौन थे? KSSP का पूरा फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, केरल शास्त्र साहित्य परिषद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2022 रिपोर्ट की है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में ILO ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका नाम है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, WESO। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आपको हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा आपको पता, सभी को पता ही है कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। अगला पॉइंट है आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ WESO की, क्योंकि फुल फॉर्म ही पूछने के इसमें मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं, बाकी तो कुछ ऐसा चांस लग नहीं रहा। यदि करंट अफेयर से पूछा जाता है तो WESO की फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। अगला पॉइंट है, वर्ष 2021 की ICC मेंस ODI टीम का खुलासा हो गया है और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि वर्ष 2021 के लिए ICC मेंस ODI टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है बाबर आजम। अगला पॉइंट है आपका, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में 17 सैन्य बैंड, 16 मार्चिंग दल। ये आपको याद रखने कितने दल? 17 सैन्य बैंड, मतलब सेना के जो बैंड थे उन्होंने 17 शामिल किए गए, 16 मार्चिंग दल थे
और विभिन्न राज्यों, विभागों, सशस्त्र बलों की 25 झांकियाँ शामिल होंगी। कितनी शामिल हुई थी? 25 झांकी, 17 बैंड, 16 मार्चिंग दल। और ये राज्यों के नाम है, नाम इसकी याद नहीं, बस ये आपको याद रखनी कितने राज्यों की झांकियाँ शामिल हुई, सॉरी सशस्त्र बलों की 25 सशस्त्र बलों की झांकी, और राज्यों की कितने की? पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला पॉइंट है आपका, इस वर्ष कुल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है कि इस वर्ष कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 29। और उन्हें भारत भर के सभी क्षेत्रों से समाज सेवा, खेल, नवाचार, बहादुरी के लिए चुना गया था। तो ये इसमें बस इम्पोर्टेंट क्या है कि कितने बच्चों को अब की बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो 29। अगला पॉइंट है संस्कृति राज्य मंत्री। सबसे पहले आपको इसका नाम याद रखना है कि संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? श्रीमती मीनाक्षी लेखी। अच्छा, अभी जो रंगोली का आयोजन किया गया था वो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसकी कैबिनेट मंत्री नहीं है, संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में चित्रात्मक हास्य पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया। पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय ने अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में तैयार किया है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। नाम मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, किस मंत्री के द्वारा किया गया, पूछा जाएगा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इसमें भी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, वुमन देख के क्या लगाएंगे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जबकि है क्या? संस्कृति मंत्रालय। तो ये चीज़ पॉइंट करने वाली होती हैं। वो प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हों, तुक्का ना लगा पाएँ। उनका मेन मकसद होता है कि बच्चे को ये देखना कि वो कितना अपडेट है। तो इसमें क्या है कि तुक्के लगने के चांस रहेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आपको याद रखना संस्कृति मंत्रालय। अगला पॉइंट है आपका चीनी PLA, चीनी सेना की आर्मी का नाम है पीपुल लिबरेशन आर्मी, ने अरुणाचल प्रदेश के मिराम टेरोन के एक युवक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। ये ऐसा कहा गया था कि इसको चीनी सेना ने अगवा कर लिया था। 20 जनवरी को डिफेंस PRO तेजपुर ने ट्वीट किया था कि अरुणाचल प्रदेश के, ये इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ये आपको याद रखना, ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताओ, तो कौन है? डॉक्टर BD मिश्रा ने 26 जनवरी 2022 को राजभवन ईटानगर के जनरल विपिन रावत हॉल को राज्यों के लिए समर्पित किया गया। तो ये तो राजधानी हुई अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये मोस्टली सभी को याद होगी। याद क्या रखना है आपको? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम डॉक्टर BD मिश्रा। अगला पॉइंट है आपका
भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में आईसीसी महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय खिलाड़ी या पूछा जाएगा महिला खिलाड़ी कौन सी है। और मुझे लगता है कि उनका चांस ज़्यादा रहेगा महिला खिलाड़ी रखने का, क्योंकि इससे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो आपको याद रखना है कौन है वो, शेफाली वर्मा। दूसरे नंबर की भी पूछी जा सकती है, वो हैं ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैग लैनिंग तीसरे स्थान पर हैं। तो पहले पर भारतीय खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा, दूसरे और तीसरे पर ऑस्ट्रेलियाई, दूसरे पर बेथ मूनी और तीसरे पर मैग लैनिंग। चौथे स्थान पर स्मृति मंधाना है। चौथे स्थान तक नहीं पूछा जाता, केवल 3 स्थान तक ही मोस्टली चांसेज होते हैं पूछने के। पहला स्थान ही पूछा जाएगा, शेफाली वर्मा आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो इसको, पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को। और क्या मनाया जाता है 25 जनवरी को, अभी मैंने बताया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय चुनाव आयोग की गठन किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ IPL टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स कहा जाएगा। ये हाल ही में IPL में एक नई टीम शामिल की गई है उत्तर प्रदेश की तरफ से। लखनऊ IPL टीम के मालिक और RPSG ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर संजीव गोयनका। आप इनको याद रखना है कि RPSG ग्रुप के चेयरमैन कौन हैं। तो कौन हैं, डॉक्टर संजीव गोयनका ने 24 जनवरी 2022 को एक वीडियो संदेश में लखनऊ IPL टीम के नए नाम का अनावरण किया था। अब पूछा जा सकता है कि RPSG ग्रुप की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मुझे नहीं लगता है कि इसकी फुल फॉर्म इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि पूछी भी जाए तो RPSG संजीव गोयनका ग्रुप ऐसा करके कुछ इसका नाम है। RP संजीव गोयनका ग्रुप, ये ऐसा नाम है, बस आपको याद रखना। फिलहाल इसके कौन है, संजीव गोयनका नाम इसके चेयरमैन है। इससे फुल फॉर्म से याद रह जाएगा। बस आपको टीम का नाम याद रखना है ज़रूर, लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि पूछा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो ऐसा लगता है भाई लखनऊ का स्वामित्व वाली है तो लखनऊ होगा, तो उसमें पूछा जाएगा लखनऊ सुपर टीम, लखनऊ सुपर, कुछ भी लगा सकते हैं वो। तो लखनऊ सुपर जायंट्स आपको याद रखना है। इंग्लिश में भी आप देख लें नाम एक बार, लखनऊ सुपर जायंट्स। क्योंकि आप हिंदी में क्या सोचते होते अभी तक, तो जॉइंट्स, क्योंकि हिंदी में तो ऐसे लिखा है जॉइंट्स, तो ये आपको याद रखना है जियांट्स। तो ठीक है ना, इंग्लिश का नाम याद रखना, इसलिए इंग्लिश में काफ़ी बेहतर होता है पढ़ना। लेकिन आप लोगों की फिर
दिक्कत आती है कि नहीं हिंदी में, तो इसलिए हिंदी में पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो इंग्लिश में काफ़ी आसान मुझे लगती है हिंदी से इंग्लिश, लेकिन फिर भी हिंदी में करते हैं आगे चर्चा। अगला पॉइंट है आपका, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने हाल ही में कहा था कि उसका नया ऑफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इस साल के मध्य तक दुनिया के सबसे तेज़ होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी कहा कि अगली पीढ़ी के एआई को विकसित करने के लिए सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी जो प्रति सेकंड क्विंटल ऑपरेशन करने में सक्षम हो। तो इसमें कुछ खास नहीं है भाई। फेसबुक की मूल कंपनी क्या, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, क्या कर दिया, उसका नाम मेटा कर दिया है। बाकी और कुछ नहीं। ये कहा जा सकता है कि हाल ही में अभी किसने दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर को बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है आपका, इंडियन मूवी की जय भीम और मराक्कर अरविंद सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये एक ही नाम है, जय भीम और मराक्कर डैश लगा के अरविंद सिंघम। अगला पॉइंट आता है आपका, गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक बोलते हैं एसआई को, लेकिन ये क्या है, सहायक उप निरीक्षक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो एक तो आपको नाम याद रखना है बाबूराम, और एक आपको याद रखना है कौन सा सम्मान दिया गया। तो अशोक चक्र, जम्मू कश्मीर के एसआई को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? बाबूराम। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र। ऐसे आपको हेर फेर के ये याद रखना है। अगला पॉइंट बनता है आपका, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं और सबको पता भी होगा। अगला पॉइंट आता है आपका, अट्ठाईस जनवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमांड के बेड़े में स्वदेश निर्मित 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 शामिल किए गए हैं। ALH मीन्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वही नाम है, ये याद रखना आपको, ध्रुव MK3। अगला पॉइंट है आपका, भारत और फिलीपींस ने 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस
सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए $375 मिलियन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस के रक्षा सचिव डेलिफन लोरेंजाना और फिल्म्स में भारतीय दूत शंभू कुमारन ने मनीला में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सुनो प्रश्न क्या बनेगा। इसमें पहला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या आएगा आपको? फिलीपींस। डेट नहीं पूछी जाएगी किस डेट को। बहुत से बच्चे क्या है कि बेवकूफ़ी में या तो डेट याद करेंगे या फिर ये अमाउंट याद रखेंगे $375 मिलियन। हालांकि कभी कभी अमाउंट पूछ लिया जाता है लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। और जैसे DSSB PRT जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें तो नाम मात्र के चांस होता है। क्या जाएगा कि किस देश के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? फिलीपींस के साथ। फिलीपींस की राजधानी आपको याद रखनी है मनीला। और हो सके तो आप ये याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है फिलीपींस में भारतीय दूत कौन है? शंभू कुमारन। और ये इसके भी चांस कोई नहीं लग रहे मुझे तो। अगला पॉइंट है डिजिटल इंटीग्रेशन हब, जिसे शॉर्ट में DIH बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के अग्रणी प्रदाता जो बड़े उद्यमों को डिजिटल एप्लीकेशन के वितरण में तेजी लाने और स्केल करने में सक्षम बनाता है, ने 28 जनवरी 2021 को घोषणा की कि कंपनी को 2021 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक विजेता के रूप में मान्यता दी गई। अपनी स्मार्ट कैश पेशकश के लिए ऑपरेशनल एक्सीलेंस पुरस्कार मिला। DTO का मतलब है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल एक्सलेंस। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। DTOE की फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल एक्सलेंस। ये इसमें मेन है बस। बाकी और कुछ भी हमारे काम की चीज़ मुझे लग नहीं रही इस लाइन में। बस ये आपको याद रखनी है DTO की फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल एक्सलेंस। अगला पॉइंट आता है कि STR मीन्स सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। पढ़ते हैं। तमिलनाडु के ईरोड जिले में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 के बाद से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि हाल ही में तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी होने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। दूसरा पूछा जाएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। बस ये याद रखना है, तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। बस। TX2 का मतलब टाइगर, गुना का मतलब संख्या दोगुनी कर दी, 2 का मतलब ये है और कुछ नहीं है। अगला पॉइंट है आपका
जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 2022 वर्ष के लिए सर्वोच्च 115 वीरता पुरस्कार के लिए पुलिस पदक हासिल किया है। ये आप याद रख लेना, बाकी इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला पॉइंट है पूर्व हॉकी मिडफील्डर चरणजीत सिंह का हृदय गति रुकने से और लंबी उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है। तो क्या नाम है उनका? चरणजीत सिंह। वह 90 वर्ष के थे। वह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि हाल ही में हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। उनकी अगुवाई में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो किस वर्ष जीता था? 1964 में। और कहाँ जीता था? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ? जापान की राजधानी में। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को 27 जनवरी 2022 को टाटा समूह को सौंप दिया। समूह को प्राप्त करने के लगभग 69 साल बाद। तो ये तो जनरल सी बात है, सभी को पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने टाटा एयर इंडिया को किसको सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को। वो उसी की थी, तब सरकार ने अपना अधिग्रहण कर लिया था। वो 69 साल बाद फिर से उसी के पास चली गई है। अगला प्रश्न है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना, क्योंकि परीक्षा के दौरान आप कंफ्यूज हो जाते हो। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, तो इनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। CDS की दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ये तो सभी को पता होगा। पुरस्कार में आपको याद रखना पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट है गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में 75 विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे, जो राजपथ से उड़ान भरते हुए अलग अलग फॉर्मेशन में थे। फ्लाई पास्ट में अमृत, एकलव्य, राहत, मेघना, त्रिशूल, तिरंगा और विजय सहित विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करने वाले राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे वर्तमान आधुनिक विमान हेलीकॉप्टर शामिल थे। तो बस ये ख़त्म। यहाँ से कोई प्रश्न बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अगला पॉइंट है इस वर्ष नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय हाल ही में किन के पास है? मध्य प्रदेश से कांग्रेस के एक बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए थे, और वो क्या था? एक राजघराने से संबंध रखते हैं। सिंधिया जिनका उपनाम है, तो उनके पास ये मंत्रालय है। तो आगे प्रश्न क्या है वो बात करते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 में अपनी झांकी प्रस्तुत की। झांकी में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को प्रदर्शित किया गया। उड़ान योजना के तहत 403 मार्ग देश भर में लगभग 65 कम सेवा वाले असीमित हवाई अड्डों को जोड़ते हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और पानी के हवाई अड्डे शामिल हैं। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रख सकते हैं आप लोग
कि अब की बार गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय ने पहली बार अपना झांकी प्रस्तुत की? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। और हाल ही में ये किनके पास है? और मैं बता दूं उनके पिता का नाम। उनके पिता का नाम है माधवराव सिंधिया। तो आप ये याद कर लेना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है कि हाल ही में किनको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। तो याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किन्हें हाल ही में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। अगला पॉइंट है आपका, लोकसभा के डिजिटल फुटप्रिंट को बेहतर बनाने और लोगों को संसद से जोड़ने के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि डिजिटल संसद ऐप नागरिकों को सभी संसदीय कार्रवाई और अन्य गतिविधियों से अपडेट रखेगा। तो बस इस ऐप का नाम आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना। डिजिटल संसद ऐप नाम है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने पंपों पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। मसौदा नीति को अधिसूचित होने से पहले जनता की राय के लिए रखा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने पंपों पर ईंधन को नियंत्रित करने के लिए किस प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है? तो पीयूसी। पीयूसी की फुल फॉर्म क्या? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये भी अभी कम ही पूछा जाएगा क्योंकि अभी अधिसूचित नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार विजेता और केरल कलामंडलम के शुरुआती बैचों में से एक विदेश की छात्रा मेलिना साल्विनी का 25 जनवरी 2022 को फ्रांस में निधन हो गया। वह 84 वर्ष की थी। इतालवी मूल की फ्रांसीसी कला शोधकर्ता फ्रांस में कथकली और अन्य भारतीय शास्त्रीय कला को रूपों की राजदूत थी। 2019 में कथकली क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए देश ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इतना कुछ इसमें है। हालांकि जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमें याद रखनी है, जो चीज़ हमें समझनी है, वो हमारी समझ में है। नाम याद रखना है, कौन थी? मेलिना साल्विनी। फ्रांस में काम करती थी और ये हमारे केरल से कलामंडलम संस्थान से कथकली सीख के गई थी और वहाँ पर फ्रांस में इनका प्रचार प्रसार करती थी। उसका निधन हो गया है और वो पद्मश्री से भी सम्मानित थी। ये आपको याद रखना है, विदेशी छात्रा का नाम याद रखना है। अगला पॉइंट है आपका, लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में 9वीं
राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं बस एक बार। 197 कम्युनिकेशंस जो पेटीएम का मालिक है, ये आप सभी को पता होगा। और फुलटन इंडिया ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। तो ये भी आ सकता है, आप इंग्लिश में भी एक बार इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। 197 कम्युनिकेशंस एंड Fullerton India has partnered to provide lending products to merchant partners and consumers। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय सशस्त्र बलों ने सिंगल शॉट एंटी आर्मर हथियार 84 की आपूर्ति के लिए स्वीडिश रक्षा कंपनी साब के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने साब के लिए किस देश की रक्षा कंपनी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्वीडन। कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है कि आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। साब का क्या याद रखना है? फुल फॉर्म सिंगल शॉट एंटी आर्मर, सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन। अगला पॉइंट है आपके लिए, भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करने के लिए एक वेब पोर्टल कोयला दर्पण लॉन्च किया है। प्रारंभ में 9 KPI को पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है। यह आपको याद रखना है कि किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। कोयला दर्पण। KPI की भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। KPI की फुल फॉर्म क्या? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो अभी 9 कोयला जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं वो इस पर सूचीबद्ध हैं। किस वेबसाइट पर? कोयला दर्पण। अगला पॉइंट है, भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो हाल पूछा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। अगला प्रश्न हो जाता है आपका कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, अब इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। AIIB केंद्रों के विकास में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जो ज़्यादातर उभरते एशिया की सेवा करते हैं। ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, बृहन मुंबई नगर, जिसे आप बोल सकते हैं BMC। ये आपको याद रखनी है। बार बार आपने BMC 1000 बार सुना होगा, लेकिन ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आपको नहीं पता होगा। ने बृहन मुंबई नगर निगम ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोग के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान स्पर्श शुरू किया है। अब आपको हो सकता है स्पर्श की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो स्पर्श आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि स्पर्श कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई? BMC की फुल फॉर्म बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन।
ये और SPERS आपको याद रखना है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिफेंस सिविलियन एंड देयर फैमिलीज। अगला पॉइंट आता है आपका कि भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में मंजूरी दी गई। अगला पॉइंट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय स्टार्टअप वोट लैब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित और IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन उड़ाए थे। ये याद रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। अगला पॉइंट है आपका, वर्ल्ड नंबर 1 एक एशले बार्टी ने मेलबर्न में रॉड लेवर एरिना में महिला एकल फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका की डेलियन कॉलिंस को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। ये भी इतना खास नहीं है। तमिलनाडु में पूर्व सांसद SK परमाशिवन का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया, वे 103 वर्ष के थे। याद रख सकते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है इसमें भी। अगला पॉइंट है आपका, बांग्लादेश की महिला उद्यमियों के लिए तीसरा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम 29 जनवरी 2022 को इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, पुष्प कुमार जोशी को सरकारी हेडहंटर PESB ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में चुना है। ये आपको याद रखना है कि हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन चुने गए हैं, पुष्प कुमार जोशी। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक पुष्प कुमार जोशी, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है। वह मुकेश कुमार सुराना का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इनका भी अभी आपको नाम याद रखना है, मुकेश कुमार सुराना। नए कौन हैं, पुष्प कुमार जोशी। आगे देख लेते हैं आपका अगला पॉइंट है, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में शानदार वापसी करने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। उन्हें फाइनल में दुनिया के नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव को हराया। तो आपको राफेल नडाल का एक तो सबसे पहले तो आपको इनका देश याद रखना है कि ये कौन से देश से संबंध हैं। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। नंबर 1 खिलाड़ी हैं, नंबर 2 कौन है, डेनियल मेदवेदेव। या फिर आपको ये रखना है किसको हराया। अगला पॉइंट है, टेरापे ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं ताकि सक्रिय UPI UID वाले भारतीय ग्राहकों को टेरापे की सुरक्षित तकनीकी के माध्यम से अपने बैंक खातों में वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। ये ऐप का नाम है टेरापे। अगला पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन को डिजिटल संसद ऐप नाम से लॉन्च किया है। फिर से ये आ गया है,
जिसको नागरिकों के नियोजन सहित कार्रवाई तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। तो ये आपके प्रश्न थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, और यदि आपको क्लास थोड़ी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की ये PDF चाहिए, क्योंकि PDF काफ़ी अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ये प्रतीक शिवालिक सर का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर प्रतीक शिवालिक, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जनवरी, दिसंबर, फरवरी सभी प्रकार की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। इस क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना ना भूलें।